हम सब ज़रा परेशान से थे और एक लड़की थी जो सिर्फ ज़मीन पे लेट के हंस रही थी और वो थी सायरा। सीरियसली? हर ऊंचाई पे जाके जो नीचे नहीं उतरी वो थी रमशा। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Today I have the honor of sitting with the renowned director of Pakistan entertainment industry, Nadeem Baig, जिन्होंने हमें ब्लॉकबस्टर ड्रामे और फिल्म दी हुई हैं, जिन्होंने हमें रुलाया भी है, हंसाया भी है और बहुत सी कॉन्वर्सेशंस पे बहुत जज्बाती तरीके से इन्वॉल्व भी कर लिया है। जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो, बहुत लंबी लिस्ट है। आई थिंक मैं तो थक जाऊंगी, डॉली की बारात, और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं सिन्फ़े आहन। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है, कैसा आपको अच्छा, लग रहा है? मेरी लिस्ट इतनी लंबी नहीं है नहीं, वैसे। मुझे तो लग रहा है जो मैंने देखी थी विकिपीडिया ने तो मुझे लंबी लिस्ट दी थी, जो मैंने देखी भी उनसे और बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आई नो, लेकिन मैं चूँकि मैंने इतना ज़्यादा काम पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने ज़्यादातर चूँकि प्रोडक्शन का और कंटेंट डेवलपमेंट का काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे डायरेक्शन के लिए कम वक्त मिलता था। मेरा ख्याल है कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर डायरेक्शन को किया है इन द लास्ट 6-7 ईयर्स। सो सिन्फ़े आहन थोड़ा सा इन द सेंस आई वुड कॉल इट अ सेफर प्रोजेक्ट। जैसे पता था ये तो पसंद आएगा ही आएगा लोगों को, यू नो, आर्मी की बात हो रही है, लड़कियों के जाने की बात हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ यार अच्छा ही होगा, कितना अच्छा लग रहा है ये, या आपको थोड़ा सा दिल में कुछ था डाउट? मुझे लगता है कि ये सेफर प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, ओके। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मज़लूम लड़की को दिखाते हैं चूँकि, और हम समझते ही हैं कि उनको बहुत रेटिंग मिलती है, और ऐसा रहा भी है। तो चैनल्स की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कोई ऐसा ड्रामा बनाएंगे जिसमें लड़की को बहुत मसाइल का सामना होगा, फिर इवेंचुअली वो उसको किसी तरीके से ओवरकम कर लेगी। दिस वन वाज डिफरेंट। दिस वन जिसमें सब लड़कियां जो थीं वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद ले रही थी, और सपोर्ट जो थी वो किसी बहन, भाभी, माँ, नंद की तरफ से नहीं थी, बाप की तरफ से थी, भाई की तरफ से थी। सो दिस वाज समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट करने में सब रिस्क होता है और लोग घबराते हैं। सो मेरा ख्याल है कि डिफरेंट को भी कैसे किया जाए, ये एक अहम सवाल होता है। तो कैसे किया आपने? मैं ये अहम सवाल पूछ लेती वो हूँ। अच्छा लिखा हुआ था। वो अच्छा लिखा हुआ था। आई जस्ट ट्राई टू मेक इट बिलीवेबल। ओके, तो ये सिन्फ़े आहन नाम आया था, उमेरा जी ने ही नाम जी, चूज़ किया हुआ था, या आप लोगों ने बाद में ये किया? उमेरा जी और ने, कोई और ऑप्शंस भी थे नाम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है सिन्फ़े आहन सबको ही पसंद आ गया था। हाँ। जब हमने पढ़ा इसका नाम, तो सिन्फ़े आहन आई एम श्योर उमेरा का नाम होगा, क्योंकि तो आपके पास जब आया था तो सिन्फ़े आहन ऑलरेडी लिखा हुआ था। बल्कि एक्चुअली आई वाज नॉट डूइंग इट इनिशियली, समवन एल्स वाज डूइंग इट, एंड वी वर इन टॉक्स विद अनदर पर्सन। फॉर सम रीज़न वो नहीं कर सके, तो फिर आई हैड टाइम, हुमायूं आस्क्ड मी, सना आस्क्ड मी, तो आई डिड इट। ये आप पहले भी कर रहे थे ना, मेरे पास तुम हो पे भी आपने यही किया मेरे था। पास, क्योंकि मैं चूँकि प्रोड्यूसर की जॉब ज़्यादा करता हूँ, तो मैं जो भी स्क्रिप्ट आता है वो पहले कोई और ही कर रहा होता है, और वो अगर वक्त मिल जाए या मुझे लगे कुछ, तो फिर मैं उसको। तो ये कैसे था? ISPR ने आप लोगों को अप्रोच किया, ये आप लोगों का इनिशिएटिव था, आप उनके पास लेके गए? अगर कुछ स्टोरी है, बैक आई स्टोरी थिंक जो आप शेयर कर सकें। ISPR वाज वर्किंग ऑन अ फिल्म, शायद इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट पे, विच जो हुमायूं को जब उन्होंने बताया, प्रॉब्ली हुमायूं को कहा होगा टू मेक इट। सो तो हुमायूं ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसको सीरियल बनाएं, एंड वो ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को, और वो उसकी ज़्यादा लंबी व्यूअरशिप होगी। सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशन में भी रहेगा। सो दैट्स हाउ प्रॉब्ली दे अंडरस्टूड दैट, एंड दे गॉट उमेरा अहमद। ओके, फिर उन्होंने लिखा और फिर आप लोगों के पास आया। तो कुछ चेंजेस हुई इनिशियल, और जब आप डायरेक्ट भी कर रहे थे तो स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज किया, या एज इट इज़ आपने बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया है? मेरा ख्याल है कि जो चेंजेस होती हैं हमने उतनी चेंजेस काफ़ी हुई उसमें। फर्स्ट ड्राफ्ट आया, फिर आप लोगों ने 2-3 लोग इन्वॉल्व थे। एक प्रोडक्शन कंपनी थी जो हम थे, और सना और हुमायूं थे, नेक्स्ट लेवल जिनका ये प्रोजेक्ट है, और सिक्स सिग्मा इनकी कंबाइंड प्रोडक्शन है।
उसके बाद ISPR था एंड देन ARY। सो इन 3 लोगों को खुश रख के चलना वो एक ज़रा सा मुश्किल काम है जो अभी तक है कि एक चीज़ बहुत सारे लोग देखते हैं और उन सब की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, उनमें से चूज़ करना होता है कौन सी सही है कौन सी गलत है, फिर उसको करेक्ट करना होता है। तो ये कास्टिंग का जो प्रोसेस था ये कैसे हुआ? आपने जो नाम हम देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के टॉप नेम्स हैं, लेकिन उसके अलावा क्या रीज़न था कि आपने सजल को राबिया के लिए हर जो एक्ट्रेस उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए चूज़ किया? ये क्या थॉट प्रोसेस था, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? आई जस्ट गॉट इनटू दिस प्रोजेक्ट काफ़ी बाद में। मुझे ये पता था कि सना इज़ वर्किंग ऑन इट एंड अच्छा, तो ये ऑलरेडी हो चुका था? कास्टिंग हो चुकी थी? उसमें से जो कास्टिंग हो चुकी थी वो थी सज्जल की, यमुना की एंड सायरा की। ठीक है, तो कुबरा और रमशा। सो कुबरा और रमशा व्हेन आई केम इन, और वो कोई और कर रहा था पहले वो कैरेक्टर कुबरा वाला, और फिर उनको कुछ इश्यू था विद द स्क्रिप्ट, फिर देन वी डिस्कस दैट, देन वी डिसाइडेड नॉट टू गो विद हर, और शी डिसाइडेड नॉट टू गो विद द स्क्रिप्ट, एंड देन वी टुक कुबरा इन इट। एंड इसी तरह रमशा वाला कैरेक्टर भी पहले कोई और कर रहा था और उसके बाद रमशा केम इन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे बोथ आर डूइंग इट, बिकॉज वो समहाउ जब सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और उसमें कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यू हैव टू लुक द कैरेक्टर एंड मेक पीपल बिलीव इन the thought process mindset of that one specific character. So Kubra did really well, Ramsha did it really well. और अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो हम आगे जाके और बहुत देखेंगे, लेकिन उसी में हमें इतना कुछ नज़र आ रहा है, टैलेंट भी नज़र आ रहा है, मटेरियल भी नज़र आ रहा है। क्या रीज़न था कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो हम सब लोग यही समझ रहे थे कि डायरेक्टली आर्मी के ट्रैक में ही जाएगा, लेकिन आपकी उमेरा साहिबा से कोई बात हुई कि जो शुरू के एपिसोड्स हैं उसमें हर लड़की की एक कहानी है अपनी जो आपने शुरू किया है, और वो एक इशू जो सोसाइटी में फेस करती हैं लड़कियां उसको डील कर रही है। तो ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह थी, ये आपकी कोई बात हुई, ये पहले से डिसाइडेड था आप लोगों का इस तरीके से लेके जाना जब भी आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया? कभी आपको ये पहले से डिसाइडेड था, बल्कि ये पोर्शन ज़रा लंबा था। हाँ, अच्छा, ये लंबा था, उसको शायद थोड़ा एडिट भी किया है, ट्रिम भी किया है उमेरा ने उसको, लेकिन ये ऐसे ही था कि वो 5 लड़कियों की ज़िंदगी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और वो बहुत रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर लड़की कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर सकती है, उस इशू से, उससे किस तरह निकल के उसने अपने बारे में सोचा और उसको फिर अचीव कर लिया। तो क्या वजह थी ये, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्टली आर्मी में क्यों नहीं जंप लगाई? वो भी तो इंटरेस्टिंग ही होता है। मेरा ख्याल है कि कहानी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो कोई कहानी नहीं होती। कहानी ही ये, असल में तो कहानी ये है ना कि एक लड़की जो कि बलूचिस्तान में रहती है और वो शायद उसके बाप के पास कोई पैसे वैसे भी नहीं है, या पेशावर के करीब रहती है, और बाप तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है फ़ौज में जाने के। अब वो कैसे जाएगी? लड़कियां अक्सर ड्रामों में लड़कों के साथ तो भाग जाती हैं घर से और बाहर शादी भी कर लेती हैं, लेकिन एक लड़की ISS भी जाने के लिए घर से भाग के जाती है और बाप से छुप के जाती है। दिस वाज समथिंग न्यू एंड वेरी प्रोग्रेसिव। ओके, चैलेंज क्या था इस ड्रामे को करने में? चैलेंज, इट वाज डिफ़िकल्ट टू मेक टेक्निकली। इतनी ज़्यादा लोकेशंस थी और लिमिटेड टाइम होता है, हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, एक सर्ट नंबर ऑफ डेज हर एक्टर ने दिए होते हैं हमें उसमें ख़त्म भी करना, सो मल्टीपल चैलेंजेस। कितनी लोकेशंस आप लोगों ने शूट किए हैं? I just don't even remember, more than 100 locations. I'm sure, because वो 5 कहानियाँ 5 जगह, और अभी आगे भी आएंगी। अभी तो 4-5 घरों में एक ड्रामा हम बनाने के आदी हैं, लेकिन ये 100 लोकेशंस हैं, and 80% of the drama is in the outdoors. So the sunlight restriction and गर्मी, बारिश, वो सब हमने 3 महीनों में भुगती हैं। From the worst summers to very cold days in PM में, so वो पूरा का पूरा मौसम हमने देखा है। कितना टाइम गुजारा आप लोगों ने? I think more than 3 months, 3.5. एक उसमें या one stretch? Oh wow! मैंने इतने एक stretch में, भूल गए होंगे कराची को? Almost. When I came to Karachi and I just woke up
in my room, so I was just thinking, where am I? और आपको ग्रीनरी भी मिस कर रहे होंगे ना, बिकॉज एबटाबाद तो बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी। तो वो एबटाबाद और फिर पीएम में इतना खूबसूरत है, वो इतनी हसीन जगह है कि आई थिंक इसको खूबसूरत दिखने में उस लोकेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। उसकी वो जो रोड है वो जाती है, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल दैट वे, लेकिन इट इज स्टिल दैट रोड दैट लीड्स टू पीएमए और फिर गेट के अंदर वो 100 साल से वो सड़क वहीं है। yes, और वैसी है उस सड़क की ब्यूटी इतनी, बिकॉज आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी वो ऐसे करके जाती है, यू कैन सी इट। तो सो यू बीन देयर? यस, आई बीन देयर, या सो आई नो एबटाबाद अ लिटिल बिट, एंड आई नो कि वो कितना खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। और वो पीएमए थोड़ा सा कॉर्नर पे है, तो यू कैन सी दैट साइड ऑफ द माउंटेन्स एंड द ग्रीनरी। तो कुब्रा के साथ आपने पहले काम किया हुआ है, आई थिंक दैट्स द ओनली पर्सन जिसके साथ पहले आपने किया हुआ है। सायरा के साथ मैंने काफ़ी पहले फिल्म की थी, टेलीफिल्म की थी जी सायरा। तो जब आप इन सब से मिले तो क्या इंडिविजुअल आपने बैठ के इन सब से बात की? कुछ हमें प्रोसेस बताएं डायरेक्शन का, कि किस तरीके से हर कैरेक्टर को इनके साथ कनेक्ट किया, क्या चैलेंज था, किसको किस तरीके से आपने डायरेक्ट किया, क्या बोला, क्या आपकी ब्रीफ थी इन लोगों के लिए? असल में सबने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, और देवर ये 3 लड़कियों ने तो स्पेशली सायरा ने, युमना ने, सजल ने, और वो ऑलरेडी बहुत इन लव थी उस कैरेक्टर से, और देवर वेरी वेरी एक्साइटेड शुरू होने से पहले भी। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आई बिलीव इन रिहर्सल्स, मैं जब भी फिल्म करता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ में मेरे पास ज़्यादा वक्त होता है तो उसकी रिहर्सल ज़रूर करता हूँ। इसकी भी हमने रिहर्सल की टोन, जैसे जिसका एक डिफरेंट टोन था, जिसमें युमना है और रमशा है, तो उनके साथ हमने 2-3 ऑफिस में यहीं कराची में रिहर्सल्स की, जस्ट टू गेट द आइडिया कि वो किस तरह का टोन पकड़ना है। फिर उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च, जो एक्चुअल बोलने वाले लोग थे उनका कुछ ऑडियोज़ मंगवा के और थोड़ा उसको सुना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिहर्सल करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन थी सेट पे हर सीन को लेके और हर चैलेंज को लेके, वो इतनी अच्छी थी। और ये बहुत स्मार्ट एक्टर्स हैं सारी माशाल्लाह, और वो बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं भी क्विकली अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि वो क्या कर सकती हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड कोऑर्डिनेटेड वर्क बिटवीन मी एंड द एक्टर्स। सो मैं जब शूटिंग ख़त्म हुई तो मैंने सब भी ऑल वर हैविंग लंच, एंड मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सब इतनी ही अच्छी हो या मेरे साथ इतनी अच्छी हो? सो सब ने कहा नहीं नहीं, हम बहुत बुरे हैं और हम बहुत तंग करने का पोटेंशियल रखते हैं, हम आपके साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही, वी डोंट वांट टू गिव यू एनी ट्रबल। आप तो बड़े लकी निकले। या आई एम दैट, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू these wonderful actors, their commitment, potential तो अपनी जगह, सबकी एक्टिंग एबिलिटी हमें पता है, लेकिन इतनी कमिटमेंट, इतनी टफ शूट, इट वाज अ फिजिकली टफ शूट। यू विल सी फ्रॉम द 3rd एपिसोड। ये वाला एपिसोड से आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो गुजरांवाला में शूट की थी, आई थिंक ये वन ऑफ द टफेस्ट शूट्स इन टर्म्स ऑफ वेदर। इतनी गर्मी में शूट मैंने तो बहुत अरसे से नहीं की हुई थी। मैं हमेशा विंटर्स में ही अपना कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करता हूँ, लेकिन ये अगस्त में गुजरांवाला की गर्मी में, तो वो एक बड़ा टफ 6 डेज थे। ओके, 6 दिनों में। तो ये डिसीजन कि इन लड़कियों को एक्चुअल हम फिज़िकली ये सब चीज़ें कराएंगे पीएमए में, वो जितने उनको हर्डल्स हैं और वो गन्स उठा के भागना, सबको, जैसे सायरा से भी हमारी बात हो रही थी, उससे पहले कुब्रा ने भी बताया, कुब्रा तो उसी वक्त शायद करके आई थी क्योंकि मेरे पीछे बहुत चोट लगी हुई है, अभी मैंने पता नहीं कितनी मसल रिलैक्सेंट लगाए हुए भी हैं, खाए हुए भी हैं। तो ये क्योंकि दे आर ऑल एक्टर्स एंड ब्रिलियंट एक्टर्स, तो आप लोग शॉर्टकट्स भी ले सकते थे, राइट? चीट भी कर सकते थे, आई थिंक यही बोलते होंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन आप लोगों ने उनको एक्चुअल चीज़ें कराई। इसके पीछे क्या थ्योरी थी और ये क्यों किया? मेरा ख्याल है कि वाई दे वर सो कनेक्टेड विद द कैरेक्टर, बिकॉज they did everything themselves. They end of the day, they started feeling like a lady cadet. The day they wore the uniform, I just want to
फॉर एग्जांपल इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसमें आपका सलूटिंग टेस्ट होता है। जी जी, मुझे मालूम है। एजुडेंट सामने हाँ, खड़े होते हैं और आपको पूरी हाँ। की पूरी गर्दान बोलते हुए यस, एक 18 से 20 स्टेप्स के अंदर एक पूरी सलूटिंग टेस्ट पास करना होता है। वो टेस्ट हम तो शूट कर रहे थे, लेकिन ऑल दीज गर्ल्स, उनको ये लग रहा था कि दिस इज़ एक्चुअली देयर टेस्ट फॉर सल्यूट। यानी वो दो तीन दफ़ा अगर वो भूली हैं दरमियान में, सो दे वर वेरी अपसेट विद देमसेल्व्स कि ओ माय गॉड, एम आई गोइंग टू फेल? So they completely forgot it's shooting, and we can just do it again and again and again. But they just felt it so close to it. कि I think this is the beauty of this drama. हर वो चीज़ को खुद समझ के, खुद प्रैक्टिस करके, असली गन उठा के भागना, और एक बहुत बड़ा डिस्टेंस भागना, कवर करना, वो एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया। और आई थिंक इट शोज ऑल्सो। आप लोगों को बड़े अच्छे शॉट्स मिल गए होंगे। बहुत अच्छे। हम तो कैमरे को लेके भागते रहे। लेकिन एक थोड़ी सी थिन लाइन भी होती है, क्योंकि कभी कभी वो एक बैलेंस रखना होता है ना, कि इससे ऊपर ये एक्सप्रेशन ना जाए, या वो भी कभी हुआ कि वो हाथ से निकल गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पेन या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे वो एफर्ट नज़र आई जो आप शायद नहीं चाह रहे हो कि इस सीन में बस इतना ही हो, मेरा ख्याल है कि उसमें इतना हमारे कंट्रोल में होती है चीज़ कि उसको बस एक ही, उसको हम मल्टीपल टाइम्स करना ही पड़ता है आपको, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट शॉट हो। देयर इज़ वन सीक्वेंस जो कि सायरा का है, विच वाज वेरी टफ। ओके, क्या था वो you'll see सिर्फ that। बता दें, जंप लगा रही है, वॉक कर रही है, क्या नहीं, वॉक नहीं, वो भी नहीं है। वो एक समझ लें एक उनकी एक शाइनिंग मोमेंट है जिसमें शी सेव्स समवन। तो वो एक डिफ़िकल्ट था जिसमें वो उसको देखती थी किसी को रिहर्स करते हुए, और शी वुड लुक एट मी कि मैं कैसे करूँगी और मैं भी उसकी तरफ देखता था कि तुम कैसे करोगी। बट तुम कर लोगी और तुम्हें करना है। लेकिन शी डिड इट, सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो। और देयर आर मेनी सरप्राइजेस दैट वे। सज्जल ने एक ऐसी हरकत की है जो कि अभी बतानी तो आपको पड़ेगी ना, क्या नहीं बता नहीं सकता, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आप ही को बहुत आगे जाके आएगी जिसमें जो कि बहुत डेयरिंग बात थी। इसी तरह हर लड़की का एक एक शाइनिंग मोमेंट है इसमें। तो किसी वक्त हुआ ऐसा कि वो कुछ कर रही हूँ और उन्होंने कहा इसको कर लेते हैं, चीट कर लेते हैं, ये हमसे नहीं हो रहा, कहीं स्टक हुए, क्या हुआ, कोई किस्सा है जो सुना सकते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सोचा चीट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, लेकिन कर सकते नहीं थे। क्योंकि इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं चीट करने के भी। यू नो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा टाइम होता है फिल्मों में आपके पास। हम फिल्मों में ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत जहाँ लगी भी, तो मैंने किसी को मजबूर नहीं किया कि आप ज़रूर ये करें। हमने बहुत जगहों पे ये सोचा कि अच्छा किसी और को दिखा देते हैं लॉन्ग शॉट में, बट उन्होंने कहा नहीं, हम खुद ही करेंगे। एक्चुअली दे एंजॉयड डूइंग इट सो मच। आर्मी पर्सनल के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस था? एनीथिंग न्यू जो आपने लर्न किया, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर देम? मेरा ख्याल है कि आर्मी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, एंड आई हैव मेट सम वेरी वेरी गुड पीपल। और आर्मी का थोड़ा एक जो हार्ड लाइनिंग वाला एक इमेज होता है, वो बहुत ब्रेक हुआ। आई फाउंड देम वेरी प्रोग्रेसिव एंड डिसिप्लिन्ड ऑब्वियसली, और बहुत कमिटेड लोग। और हमारे साथ उन्होंने उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली पीएमए के लोगों की, आईएसपीआर के अलावा। क्योंकि आईएसपीआर का तो ये प्रोजेक्ट था, इवेंचुअली पीएमए ने हैंडल करना था जो उनका पोर्शन था। सो दे वर वेरी वेरी कमिटेड। सो या, तो it great experience working in PMA. Even the commandant जो है जनरल उमर बुखारी, उनका एक सीन भी है, वो एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और you know I have a great respect for that man. Very charming and very interesting. So yeah, good people. ये आपके सेट पे ज़्यादातर तो फीमेल्स ही थी, दिस इज़ अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो इसकी वाइब डिफरेंट थी फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स?
किस तरह से? बहुत डिफरेंट थी, इसमें हीरो ही था? कोई नहीं था। Yeah. तो हर सीन ही लड़कियों का था और कोई बहुत मुख्तलिफ सीन था। सो इसका हर सीन आपको पहले देखा हुआ सीन नहीं लगेगा। नहीं, बट इन द सेंस के सेट पे क्या इन्वायरमेंट होता था? मज़ा आ रहा होता, गप्पे बहुत, शोर बहुत हो रहा होता, गप्पे बहुत लग रही होती थी, हल्ला गुल्ला? लड़कियां बातें बहुत करती हैं और उसके ऊपर उनको डांट मेरी तरफ से ज़रूर पड़ती थी। और वो सबसे ज़्यादा कौन करता था? दाना नीर। शी वुड नॉट स्टॉप। और वो अक्सर बात करते करते मैं सिर्फ उसकी तरफ घूर के देखता था और वो चुप होती थी। अदरवाइज शी वुड नॉट स्टॉप। 10-15 लड़कियां खड़ी हुई हैं और उसमें से जो हिल रही है वो दाना नीर होगी, या फिर कौन होगी, या फिर रमशा होगी। अच्छा, कुबरा भी आई नहीं होगी। कुबरा हर लाइन में सबसे लेट ही आती है। कुबरा के कैरेक्टर भी बहुत मजे का है, बहुत really मजे like के it। और वो जो character, पंखा चलाते हुए जा रही होती है ना अपने बालों को वो करके, सो आई फाइंड इट सो रिलेटेबल फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स, यू नो, जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से कितना आपको है कि आपने ऐसे प्रेजेंट होना है और इस तरह। मुझे इन सब लड़कियों के बारे में कोई एक इंटरेस्टिंग बात आप शेयर करें जो मिल के आपको पता चली एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, या कोई वाकया सुना दें। जैसे सज्जल के बारे में मुझे ये लगा, मैंने पहली दफ़ा सज्जल के साथ काम किया और मुझे सज्जल की एक्टिंग हमेशा से बहुत पसंद थी और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। सो व्हेन आई वर्कड विद हर, सो मुझे लगा कि शी इज़ वेरी, वो कभी अपने काम से खुश नहीं होती। शी ऑलवेज सो ट्रू जजेस हरसेल्फ यस, कि उसने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। वो अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक है, बहुत बड़ी क्रिटिक है अपनी। आई थिंक यही एक राज है उसका कॉन्स्टेंटली ग्रो करने का, क्योंकि अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा, एक्टर को इन लव होना चाहिए अपने आप से, लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी एक्टिंग के बारे में, सो इन लव होने में और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में फ़र्क है। एक्टर्स अपने आप से इन लव होते हैं, लेकिन अपनी एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों तो फिर उनकी एक्टिंग रुक जाती है। शी इज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट हर एक्टिंग स्किल्स। तो आपने बिठा के समझाया नहीं कि सजल यू नीड टू स्टॉप दिस? बहुत दफ़ा कहा मैंने, कहा तुमने अच्छा किया है, मैंने कहा इसके बाद तुम जो करोगी वो तुम एफर्ट लगाओगी, एफर्ट लेस वही था जो पहली टेक थी। एंड शी वुड ट्रस्ट मी। नो नो, आई थिंक उनको वैलिडेशन ही चाहिए होगी कि आप बोल दें तो इसका मतलब है कि हाँ हो गया, यू नो। तो ओके। और यमुना ऑन द अदर हैंड, यमुना इज़ फैंटास्टिक। यमुना के अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो अभी बिल्कुल कुछ और होती है, व्हेन द जब कैमरा ऑन होता है, रोल पे जाता है, तो यमुना बहुत क्विकली अपने कैरेक्टर के अंदर आती है और वहीं रहती है। और उसको सोचती रहती है कि इसमें मैं इस मोमेंट में कोई ऐसी चीज़ ऐसी क्या कर सकती हूँ विच इज़ अम्यूजिंग फॉर द ऑडियंसेस। सो शी इज़ वेरी स्मार्ट दैट वे, शी कीप्स थिंकिंग। क्या किया कोई किसी सीन का? वो आप मतलब बहुत सी छोटे छोटे बहुत बारीक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आई थिंक एक्टर, हमें सुनने में मजा आता है। मेरा ख्याल है कि क्या किसी एक सीन में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो आपके, हाँ ये इसने, अब ये मैं कॉर्नर हो गया, अब मुझे सोचना पड़ेगा। आप इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कहाँ से किससे निकलवाऊँ, कहाँ? मैं इसीलिए कहता हूँ मैं एक बोरिंग आदमी हूँ, जिसको आप इंटरव्यू करेंगे। मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त को साथ बिठाना चाहिए हमेशा, वासे चौधरी को, फॉर माय इंटरव्यू, टू गिव अ कॉमिक रिलीफ। नहीं, कॉमिक रिलीफ थोड़ी चाहिए, कहानियाँ चाहिए, मज़े की डिटेल्स चाहिए हमें। रमशा जो है वो यानी एक बहुत रिमोट एरिया से आई हुई लड़की है और शी इज़ वंडरफुल वेरी। मुझे उसको देख के लगता था कि सीन शुरू होने से पहले कि बिल्कुल फोकस नहीं है, इधर भी बात चल रही है, उधर भी बात चल रही है, उधर भी हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है और वो सीन में आती है तो वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती है। तो मैं उससे पूछता था कि तुम बहुत ड्रामा करती हो उससे पहले, कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये कैसे करूँगी, आप बताएं ना मुझे कैसे करना है। अच्छा, she does this. ये Okay. तो मैं नहीं बताता, मैं बहुत बिलीव नहीं करता एक्टर को एक्टिंग बताने में। लेकिन जब वो सीन करती थी मैंने कहा यार तुम बहुत स्मार्ट हो, बल्कि तुम हो बहुत स्मार्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है और उससे पहले तुम सिर्फ ड्रामा कर रही होती हो। और फिर इतने डेयरिंग मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा खौफ
हर ऊंचाई पे जाके जो नीचे नहीं उतरी वो थी रमशा जिसको उतारने के लिए हमने उसकी मिन्नतें की, खुदा के लिए तुम जंप लगा लो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह माय गुडनेस। लेकिन वो मुझे बहुत नाराज़ हो गई, आपने क्यों बताया? नहीं, जब रमशा आएगी तो रमशा से मैं और भी बहुत सी बातें निकल पाऊंगी। आपको ना एक BTS शेयर करनी चाहिए वीडियो, बहुत मजा आएगा हम सबको ये देखने का ना कि इन लोगों ने कितनी, अगर मेरे पास कुछ हुई तो I'll give it to you। नहीं मैं हमें भी देते, मैं तो वैसे कह रही हूँ कि सिंपल वैसे शेयर करनी चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि BTS जो फिल्म या ड्रामे की रिलीज के बाद आए तो ज्यादा बेहतर लगती है कि वो जो मैजिक होता है ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा ब्रेक हो जाता है या फिर जब खत्म हो जाए तब, नॉट नाउ, देन वी कैन इवन सी कि अच्छा इस सीन के पीछे ये हुआ था। और मुझे लगता है कि वही बात है, और ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है कि यार ये सीन हमने देखा, हम हंस रहे थे या वो रहे थे, बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगी और एक्टर ने या डायरेक्टर या टीम ने कितनी जान मारी है। मुझे लगता है वो चीज़ मिसिंग है ऑडियंस की तरफ से ना अभी, और वो क्रिएट करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ये वाली चीज़ें सामने लेकर, और हमें क्रेडिट दे दीजिएगा कि मैंने सजेशन दिया। अच्छा रमशाद, और मुझे लगा कि सज्जल हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर which comes up only when she is in a very comfortable environment, and she made us laugh a lot. This side of her very few people know, and I think she is amazing that way. रमशा का तो मैंने बता दिया। सायरा वैसे फिर उतरवाया कैसे आपने उनको? जंप लगाई फिर उन्होंने इवेंचुअली? उसके बाद मैंने जब उसको ये धमकी दी, मैंने कहा अच्छा रमशा आप यहाँ पे बैठी रहें, मेरा सीन यहीं पे ख़त्म हो गया, मैं आपको जंप करते हुए नहीं दिखाऊंगा और विल मूव टू द नेक्स्ट शॉट जो कि उससे कुछ फासले पर था। नहीं मैं कोशिश करती हूँ आप अभी यहीं रहिएगा। फिर उसने फाइनली जंप किया। ये 2-3 जगह पे हुआ है। आई थिंक इन सब की ज़िंदगियों का ना यादगार ये एक प्रोजेक्ट होगा। आई थिंक हम सबका ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती, किसी भी एन एक्टर और डायरेक्टर और टेक्निकल क्रू, पूरी टीम के लिए। सो ये सबका एक ही एक्सपीरियंस है और वो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, तो अभी कुबरा और सायरा रह गई हैं। कुबरा का सबसे बड़ा मसला ये था कि शी एक्चुअली इज़ वेरी स्पोर्टी एज अ पर्सन। कुबरा स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छी है, और उसमें यानी शी वॉज द फर्स्ट वन जिसने सबसे क्विकली सल्यूट टेस्ट पास भी कर लिया और उसको याद भी कर लिया था। शी इज़ दैट स्मार्ट दैट वे। लेकिन उसको हर एक्टिविटी में पीछे रहना था एज पर हर कैरेक्टर। सो वो जब भाग रही होती थी कुबरा, तो मैं उसको कहता था तुम क्यों सबसे आगे निकल रही, तुम्हें पीछे रहना है। तो वो कहती दिस इज वेरी अनफेयर। मैंने कहा यू आर नॉट कुबरा खान, यू आर द कैरेक्टर। सो वो उसको हर दफा जब फेल होना होता था, फिर शी वुड हैव टीयर्स इन हर आईज एंड से दैट आई एम सो गुड एंड आई हैव टू फेल, इट्स अनफेयर। वैसे सही कह रही हैं, आई फील फॉर हर, यू नो, लाइक शी लाइक मैं कर सकती हूँ और वो नहीं कर सकती, वो जा रही है, मुझे रोक रहे हैं। ओके। एंड सायरा इज the smart one, the sensible with one, lot of sensibility in her. So सायरा के साथ आपको फनी मोमेंट्स तो बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके अंदर she would just not she just can't stop laughing. फिर उसको जब वो हंसना शुरू करती है तो फिर उसकी हंसी नहीं रुकती उससे। ओके। जैसे एक आध दफ़ा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बाथरूम में कोई बंद हो गया और एक one of the girl had to go through the रोशनदान to open that door. So वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके अंदर हम सब ज़रा परेशान से थे, और एक लड़की थी जो सिर्फ ज़मीन पे लेट के हंस रही थी, और वो थी सायरा। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बता दिया बिहाइंड द सीन्स। आई थिंक मजे की बातें हुई। आई डोंट थिंक सो। व्हाट अबाउट शहरियार? एंड शहरियार में सबसे ज़्यादा शहरियार एक बहुत पैशनेट एक्टर है,
और उसको शेरिया के साथ भी आपने पहली बार ही आपका प्रोजेक्ट पहली दफ़ा या सो उससे बहुत दोस्ती हो गई। मेरा और उसका कमरा बिल्कुल साथ साथ होता था। अच्छा। तो वो जब आता था तो यूज़ टू बी फन कि शूटिंग से वापस आके हम थोड़ा हैंग कर लेते थे। और वैसे आई फाउंड हिम अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी पैशनेट एंड अ जेंटलमैन विथ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मुझे यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा उसका कैरेक्टर। मुझे तो प्रोमोज में और उसमें बड़ा अच्छा लगा है, ट्रेलर में भी जो देखा है मैंने। अभी उनका एक प्रोमो आने वाला है, वो बहुत अच्छा, डिफरेंट उनका लगेगा अपना, आपको। हाँ। या और दाना नीर के बारे में कुछ शेयर करेंगे? दाना नीर अदर ने देन जब पहला जुमला टॉकेटिव बहुत थी वो दाना नीर ने पहला जुमला बोला और मुझे लगा कि ये है वो। इस कैरेक्टर की कास्टिंग के बारे में मैं सबसे ज़्यादा सोचता था कि कौन करेगा ये रोल। इनको आपने कास्ट किया था? दाना नीर को नहीं, सिर्फ या मैंने पहले से हो नहीं, गई थी? कुछ सजेशन ISPR की तरफ से भी आई थी। ठीक है। एंड देन प्रॉब्ली उमैरा अहमद आल्सो सजेस्टेड हर। ओह ओके। और रोल उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि आप किसी रोल में आप इनको देख सकते हैं। बट व्हेन आई सॉ हर तो वो बहुत फिट हो रही थी इस रोल में। ओके। हाँ, उमैरा अहमद का भी वो लिख रही होती है तो उनके जहन में आती हैं चीज़ें ना, जब राइटर उमैरा ने लिखा ये होता है। रोल ही बहुत अच्छा लिखा है। ओके ओके। शी हैज़ लॉट ऑफ लाफ्टर्स। बट ये सब लोग पहले काम कर चुके हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली अदर देन दाना नीर सारे इस्टेब्लिश्ड नाम हैं जो कास्ट में है, जो मेन में है। तो आपके जहन में कुछ था कि आज तक सजल ऐसे आई है, अब मैं सजल को ऐसे प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ एज अ डायरेक्टर? आई डोंट नो, एक नेचुरल हो सकता है, कभी हम भी देखते हैं और हम कहते हैं कि हाँ रमशा ने बहुत अरसे से ऐसी किया, मे बी रमशा नीड्स टू कम इन अ मोर यू नो फनी रोल और लिटिल बिट सैड रोल या कुछ, या उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आपके जहन में चल रहा था और आपने किया? मुझे लगता है कि ये सब एक्टर्स के लिए ये रोल ही बहुत नया था। सो मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नो मेकअप, इन बालों में वर्दियाँ पहन के, धूप में पसीना हो ना हो शूटिंग करनी थी। सो इसके लिए मुझे ये खुद में इतनी बड़ी चेंज थी कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी एज सच। और दूसरा मुझे आई एम वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि मुझे लोगों को ये बताने के लिए, बिकॉज आई एम डायरेक्टिंग इट, इनकी एक्टिंग में कुछ नया लाना है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए वो किरदार इम्पोर्टेंट है जो ये साहब और साहिबा प्ले कर रही हैं, इनको इसके करीब तर लाना है। मुझे अपना आप नहीं दिखाना है इसके अंदर, अपने शॉट्स में और उनकी एक्टिंग में और उनकी ब्यूटी में। आई थिंक देन माई वर्क इज़ टू मेक देम लुक द कैरेक्टर द मोस्ट और मेक इट बिलीवेबल फॉर द ऑडियंस। दिस इज़ द ओनली जॉब आई थिंक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब जो कि एक डायरेक्टर की होती है। और जो श्रीलंकन एक्ट्रेस हैं ताशी, शी इज़ वंडरफुल। शी इज़ वो हमारे शूट पे 18 साल की हुई है, वो इतनी छोटी है। I know, she's so young. She's so young and she has a great future. क्योंकि वो एक इतनी चार्मिंग फेस और इतनी समझदार एक्ट्रेस है ताशी, एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, सेंसिबल। तो लैंग्वेज का मसला होता था? अंग्रेज़ी तो वो बोलती थी, समझती थी, तो वो ये कम्युनिकेशन का मसला नहीं था। लेकिन जहाँ उनको उर्दू बोलनी थी वो ज़रा सी मेहनत करवानी पड़ती थी, लेकिन वो बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करती है। शी सरप्राइज्ड मी अ लॉट। ओके। कोई एक मोमेंट आया फॉर एग्जांपल जब सब ने आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के सामने आई ये लड़कियाँ, या वो गन पकड़ के सब करी, जब यू नो इवन आपका दिल प्राइड से भर गया, यू नो आपकी आंखों में हल्का सा? जिस दिन इन लड़कियों ने सेरेमोनियल ड्रेस पहना है और जिसमें पासिंग आउट होती है, ओके, वो एक बहुत खूबसूरत ड्रेस होता है। When I saw them, और I was just you know running around lighting, और ये वाला कैमरा और ये वाला कैमरा आप यहाँ रखेंगे, इसकी लाइट कुछ ये करेंगे, और ये लड़कियाँ तैयार हो रही थी उसके लिए। और वो तैयारी ऐसी होती है कि जब आपने वो यूनिफॉर्म में आपको जाना होता है, यानी आपको जब आपने उसमें एक भी रिंकल नहीं हो सकता। और जब आप वो पहन लेते हैं तो यू हैव टू कीप योर लेग्स स्ट्रेट। आपको पेंगुइन की तरह चलना होता है और आपको अपने हाथ भी यूँ रखने होते हैं। यू कांट सिट बिकॉज द मोमेंट यू विल सिट वो रिंकल हो जाएगा और आप जो पासिंग आउट है उसके लिए आपका
यूनिफॉर्म इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड। और फिर आपको अगर एक जगह से जहाँ पे वो तैयार हो रही थी वहाँ से लोकेशन जिसमें 2-3 किलोमीटर का फासला होता था, तो वो एक बस थी जिसमें वो खड़ी होके आई, क्योंकि वो बैठेंगी तो उनको यूनिफॉर्म ख़राब हो जाएगा। और फिर उतरने के बाद उनको 2 घंटे तक सिर्फ उनका चेक होता रहा कि उनकी टोपी सही है, जो कि वहाँ पे जो स्टाफ होता है साथ वो सब चेक करते रहे। और जब तक वो शूट ख़त्म नहीं हुई फॉर 4 आवर्स, नन ऑफ देम कुड सिट फॉर अ मिनट। दैट्स अ लॉट, और वो भी उस यूनिफॉर्म। एंड दे ऑल लुक्ड सो इंटिमिडेटिंग दैट आई वाज एक्चुअली टेकन अबैक। हर वो लड़की वो लग ही नहीं रही थी कि इसको मैं पहले कभी देखा है और जानता हूँ, वो उस यूनिफॉर्म में जो लग रही थी। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी surreal moment for me. I can imagine, और आप जो बता रहे हैं मैं तो उसको सुन के ही हो रही हूँ कि इतने टफ यूनिफॉर्म में 4 घंटे तक बहुत ज़्यादा एडमायर करना चाहिए, बड़ी बात है ये। And they all just did it. हम किसी कैरेक्टर को रुखसत होते हुए देखेंगे, रोएंगे हम, जैसे ऐदे वफा में नहीं, इसमें कोई ये रोने वाला ड्रामा हम बचपन में कहा करते थे ना, जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि वो जो फिल्म थी ना वो बड़ी रोने वाली फिल्म थी। तो ये रोने वाला ड्रामा नहीं है। मतलब ऐसी कोई ऐसी कुछ नहीं है। इट विल हैव ड्रामेटिक मोमेंट्स, इट विल हैव हार्ट टचिंग मोमेंट्स, थोड़े ट्रेजिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मरेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं जब ये स्टार्ट हुआ मैंने कहा अल्लाह इनमें से किसको मार। मैं ये कहना नहीं चाहता कि कोई मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहुत ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि ट्रेजेडी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, ठीक है। वी जस्ट वांट टू कीप इट वेरी पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग फॉर पीपल। तो क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सिनफ़े आहन के, क्या आई थिंक कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? सिनफ़े आहन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे मुल्क में लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं, डॉक्टर लॉयर भी बन जाती हैं। इवेंचुअली उनको कहीं ना कहीं से एक प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को छोड़ के शादी कर लेती हैं। और फिर उसी में कभी खुश भी रहती हैं, कभी वो थोड़ा सा गिल्ट में भी रहती हैं। आई थिंक ये बताने की ज़रूरत है, और इस ड्रामे में इस बात को एड्रेस किया गया है कि अब जो हमारा एक सोशल सेटअप और फाइनेंशियल सेटअप दुनिया भर में बन चुका है, उसमें लड़कियों को वो सब करना है जो वो करना चाहती हैं पहले, और उनको बहुत एक पैरेलल मर्दों के साथ कंट्रीब्यूट करना है इन द सोसाइटी विदाउट एनी बाइस बिटवीन द जेंडर। इन सब ट्रैक्स में से आपके अपने दिल के करीब कौन सा ट्रैक है? मुझे वो ट्रैक बहुत पसंद था। वन ऑफ द रीज़न आई डिड दिस कि वी एड्रेस्ड अ माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑल्सो, मतलब वी टूक अ कैरेक्टर फ्रॉम माइनॉरिटीज़ ऑल्सो, और उसको बिल्कुल उसके बारे में बात किए बगैर उसको बहुत इक्वली ट्रीट किया, जिसमें किसी लड़की ने उससे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। इस बारे में जब आप बात करना शुरू कर देते हैं तो ऑन द फेस हो जाती है चीज़, और आप उसको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने लग जाते हैं। आई थिंक द ब्यूटी इज़ कि हम पब्लिक को पता है कि इसमें से एक क्रिश्चियन है, एक श्रीलंकन है, बुद्धिस्ट है, बाकी मुस्लिम्स हैं, नो वन स्पोक अबाउट इट एवर। और रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स हर किस्म के हमारे होते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं कुछ एट सम लेवल एक जजमेंट बायस आ जाती है। आपको लगता है? उनको बहुत मुझे लगता है कॉलेज के में तो नहीं, दोस्तों में तो नहीं, मे बी प्रोफेशनल लाइफ या अपॉर्चुनिटीज़ में। मैं 1-to-1 पर्सन डीलिंग की बात कर रही हूँ, लाइक स्पेशली इन कराची जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो कितने हम सिर्फ एक बहुत एक ख़ास कल्चर को जानते हैं जिसमें आप उठती बैठती हैं या मैं उठता बैठता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हमने नहीं देखी, महसूस नहीं की, जो कि सिर्फ उन लोगों को पता है कि वो कैसे महसूस करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक वो जगह है कि जहाँ पे बग़ैर खौफ के आप घर से निकलें, बग़ैर ये सोचे कि आपका रिलीजन क्या है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये।
कराची क्यों नहीं दिखाया? ये बहुत ऑब्जेक्शन आ रही है कि आपने लाहौर दिखाया, आपने बलूचिस्तान दिखाया, कराची कैसे मिस हो गया? असल में फिर तो कराची भी मिस हो गया, फिर तो बहावलपुर भी मिस हो गया, नहीं, फिर तो बहुत कुछ मिस हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान की सिटीज़ अच्छा, नाम लें, तो मैं आप आपको क्या वजह नाम बताऊं, कराची, लाहौर, मैं आपको इस्लामाबाद, बताऊं, पेशावर, कोयटा, ये मैं तो आपको वो वजह बहावलपुर, बताता हूँ, मुल्तान, वाई नॉट हैदराबाद तो कराची, आएंगी बाद में ना। वाई नॉट वाई कराची, नॉट कराची, यस। क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई एक ज़बान वाले लोग नहीं रहते। मैं पंजाबी भी हूँ, तो मैं कराची में रहता हूँ और हम सब उर्दू बोलते हैं, चाहे हम लाहौर में रहते हो हम तब भी उर्दू बोलते हैं और पंजाबी। आई थिंक कराची की एक अपनी को ख़ास लैंग्वेज नहीं है बट यहाँ आरजू पे। की भी लैंग्वेज ऑलमोस्ट नहीं है, आरजू भी आ सकती थी कराची, राइट? आरजू भी हो सकती आरजू थी, कराची ज़्यादा सूटेबल रहती, लेकिन मुझे given the लगता है cosmopolitan nature of कि कराची। ब्रिंगिंग योहानाबाद, द प्लेस वेयर शी यूज्ड टू लिव, उसकी एक सिग्निफिकेंस है जो कि लोगों ने पहली दफ़ा, अच्छा काफ़ी ये लोगों बात ने भी है, पूछा हाँ। भी कि अच्छा योहानाबाद इज़ इन लाहौर एंड इट्स बहुत सेंटर शहर में है और वो एक जगह है जहाँ पे द लॉट ऑफ क्रिश्चियंस हु लिव देयर। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने सोचा होगा। बस ये शिकवा मैंने सोचा, वैसे आप मुझे देख रहे होंगे, नहीं बहुत तो मैं फिर भी बता दूं बहुत लोगों कि ये ने शिकवा किया, हुआ लोगों जैसे को लोग थोड़ा लिखते हैं अच्छा हज़ारा बरादरी से किसी को नहीं लिया, हालांकि बलूचिस्तान से एक लड़की ली है तो वो हज़ारा बरादरी, सो वो एक बहुत ज़्यादा सेक्ट्स में आप चले जाते तो हैं। बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एज आई सेड आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, राइट? कोयटा, पेशावर, ये इसके बगैर तो आप नहीं रह सकते ना। तो इसलिए हम सबको था कि कराची क्यों नहीं मेंशन हुआ, सो ये थोड़ा सा था। एक और जो बहुत से एक और भी रीज़न है जी, हमारा 80% ड्रामा कराची में शूट होता है। नहीं ये ऐसे नहीं, इस बेसिस पे कराची और नहीं कराची की लोकेशंस और कराची के कैरेक्टर्स और कराची के हाउस होल्ड बाकायदा हम बताते हैं कि ये कराची है। कोई एक ड्रामा है जो कि बनने लगा है जिसमें एक कराची की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बात मैं भी नहीं तो आई थिंक उसको थोड़ा हजम कर लेना चाहिए। कितनी रिप्रेजेंटेशन हमने केपीके की, बलूचिस्तान की, बिल्कुल सही बात, गुजरांवाला की या इवन लाहौर की देखी होगी, बहुत कम देखी। लेकिन उसकी बेसिस पे कराची को सज़ा तो नहीं मिल सकती। सज़ा नहीं दी, मेरा ख्याल है कि किसी ने ये को बहुत सोच के नहीं किया कि कराची को नहीं रखना। आई थिंक ये बस यूं लगा कि बिल्कुल यही आप बात बोल रहे हैं कि ये सोच के नहीं हुआ, ये सोच के नहीं हुआ। इतनी कुछ जगहों पे वो डिबेट स्टार्ट हो गई। मैंने तो एक्चुअली बोला कि इट्स ओके, यू नो, वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर, लेकिन क्योंकि हम इस जगह बहुत सी जो ऑडियंसेस की बात हो रही है उसको भी एड्रेस करते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछ ली। एक और जो बात आ रही है वो ये कि पश्तून फैमिली जो दिखाई है, तो उसमें पश्तून लोगों को या पठान लोगों को ही क्यों नहीं लिया गया, और एक्सेंट भी जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे जा रहा होता है, स्पेशली फैमिली में नहीं लोग पहली बोल बात रहे तो ये है कि ये एक नॉलेज का फुकदान है लोगों में। जो दादी हैं नौशाबा खान, शी इज़ फ्रॉम पेशावर एंड शी इज़ अ पश्तो स्पीकिंग, वो तो हैं। असलदीन खान, ही इज़ फ्रॉम पेशावर, जो कि यमुना के वालिद का रोल कर रहे हैं, और वो एक रिनाउंड पश्तो एक्टर हैं। जो उनकी वाइफ बनी है खजस्ता, वो एक रिनाउंड पश्तो ड्रामों की, लेकिन जब वो बोल रही होती है तो उनकी एक्सेंट तो नहीं लग रहा? नहीं लगता है, जब वो बोलती है ना अपनी बेटी के साथ तो वो थोड़ा सा एक्सेंट आता है हमने सुना तो हमें नहीं लगा। अच्छा, होता ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऊपर नीचे जा रहा होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जैसे यमुना है जो कि यूनिवर्सिटी में, इस पे बहुत डिबेट हुई कि कितना एक्सेंट रखना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सेंट देने के ख़िलाफ़ होता हूँ। जैसे हम अक्सर फिल्मों में जैसे ही पंजाब दिखाते हैं और एक बहुत क्लीशेड पंजाबी एक्सेंट देना शुरू कर देते हैं, तो वो, बिकॉज आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, डू यू फील एनी डिफरेंस व्हेन आई स्पीक उर्दू? नहीं, मुझे तो मेरी बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत प्योर उर्दू नहीं है, लेकिन मुझे जो स्ट्रीट उर्दू बोलते हैं वैसे ही। मेरा ख्याल है कि हमने इस चीज़ का इतना ख्याल रखा कि वो एक्टर्स जो कि पेशावर से बिलोंग करते हैं उनको हम बहुत कम टीवी पे चांस देते हैं, एंड दे आर वंडरफुल एक्टर्स। जिसमें ये 3 लोग जो यमुना जैदी की फैमिली में हैं, वी कास्टेड देम, हम कोई ना कोई एक्सेंट वैसा ही दे के लाहौर से, कराची से किसी को कास्ट कर सकते थे, बट वी मेड श्योर कि वी कास्ट देम फ्रॉम स्पेशली दैट एरिया जहाँ पे उनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। देयर 2 अदर एक्टर्स ऑल्सो, रमशा खान
father जी. and mother जी. both are from Balochistan. Okay, okay. Actually, Barawi speaking. Ramsha was from Karachi. Yes. And they both are such wonderful actors. जाहिर लहरी एक हैं और दुर्दाना दूसरी हैं जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, लेकिन आपने उनको देखा नहीं होगा अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पे. मेरा ख्याल है कि हमने ये एक एफर्ट ज़रूर की है उसको बहुत बिलीवेबल रखने के लिए कि हम उन बलूचिस्तान और केपी के स्पेशली उन लोगों को कास्ट करें जो वहाँ के लोकल्स हैं. बहुत अच्छा किया कि आपने ये बात क्लैरिफाई की, बिकॉज ये बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही थी. सिर्फ ये लग रहा था कि शाइस्ता का लहजा और जब वो उर्दू बोलते हैं, जब वो उर्दू बोलते हैं तो वो उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू बोलते बोलते वो स्विच कर जाते हैं पश्तो पे. सो ऐसी आपको पश्तो लाइन पश्तो ऐसा सच बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन वो पश्तो एक्सेंट जो हम ढूंढ रहे थे वो शायद हमें थोड़ा सा कम लग रहा था. और फिर आप कह रहे हैं कि आप वो बहुत मतलब बहुत स्ट्रिक्ट उस पे नहीं जाना चाह रहे थे. पंजाबी भी जो बोलते हैं लोग, जैसे मेरी अम्मी हैं वो उर्दू बोल रही हैं और वहाँ पे कोई एक पंजाबी स्पीकिंग भी अगर बैठा हुआ तो बचपन में हम देखते थे स्विच कर जाती थी. तो मेरी अम्मी बोलते बोलते जब टर्न करती थी तो उर्दू से पंजाबी में शिफ्ट करती थी. सो उर्दू भी अच्छी बोलनी है और पंजाबी भी फिर पूरी पंजाबी बोलनी है. सो मेरा ये था कि हल्का सा एक्सेंट तो हो सकता है उर्दू में, लेकिन अच्छी उर्दू बोलें. और जब आपने पश्तो बोलनी हो या बलोची बोलनी हो तो आप सिर्फ उसी लैंग्वेज को बोलें. एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है, बिकॉज आपकी एक पोजीशन है इंडस्ट्री में और आप प्रोडक्शन में भी और डायरेक्शन में भी, हमारे यहाँ ऑडिशंस क्यों नहीं होते? और जैसे अब ये ले रहे हैं आप, तो इसमें ऑल्दो कि आई लव कि ये सारे ये सब मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं, जो इनफैक्ट द होल कास्ट, आई लव ईच वन ऑफ देम, यू नो, एंड नॉट टू अंडरमाइन एनी वन ऑफ देम, बट ऐसा भी तो हो सकता था कि एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर देते इन एडिशन टू 4 वो लेके. इन 7 लड़कियों में से 2 लड़कियां हमारे साथ पहली दफ़ा एक्टिंग कर रही हैं. बट दाना नीर इज आल्सो अ वेरी रिकॉग्नाइजेबल फेस, और ये भी एक नया स्टाइल आ गया है कि हम उन फेसेस को ले रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत. दाना नीर को लेने का मकसद ये नहीं था. बहुत से ऐसे फेसेस हैं जो शायद दाना नीर से ज़्यादा मशहूर है ऑन टिकटॉक. जी जी. और वो बहुत अब फिल्मों में भी सुना है कास्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस में भी आपको नज़र आते हैं जी. लेकिन वी कास्टेड हर प्योरली फॉर वन रीज़न, बिकॉज शी वाज फिटिंग द कैरेक्टर. ओके. इसलिए दाना नीर वहाँ है, इसलिए नहीं है कि उसकी एक वीडियो बहुत मशहूर हुई थी. आई थिंक कुछ जब आप उसको पहला एपिसोड देखेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि ये वही दाना नीर है. नहीं, उस पे तो एज आई सेड कि उस पे तो कोई जजमेंट कॉल है ही नहीं है, उस पे डाउट तो है ही नहीं कि ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, या आप लोगों ने गलत चॉइस की, उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. बट एक हम्बल सी सजेशन थी कि लगता है कि अगर बहुत हम कोशिश होती है हमारी इसमें करें तो कि हम बहुत नए लोगों को लेकर आएँ. उसमें बहुत दफ़ा ये होता है कि हम चूँकि इतना काम कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बहुत नए लोगों को ऑल द टाइम ऑडिशन करते रहें. और फिर कितना भी अच्छा पोटेंशियल रखने वाला एक्टर हो सकता हो, उसको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और वो ट्रेनिंग प्रोसेस कोई एग्जिस्ट नहीं करता हमारे यहाँ पे. सो लोग जो आते हैं उनके साथ फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से शायद कम लोगों को चांस मिलता है. इस ड्रामे में एक दाना नीर है जो पहली दफ़ा एक्टिंग कर रही हैं, एक लड़का है जुनेद जमशेद हु इज़ एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. खालिद अनम का बेटा है जो कि शायद पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहा है. एक आध चीज़ उसने पहले की हुई है. उसके अलावा आर्मी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. स्पेशली एक मेजर है, मेजर सामिया. वो पहली दफ़ा एक्टिंग कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया और वो बड़ा रोल था. ठीक है. और मेरा ख्याल है शी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट कैरेक्टर. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ न्यू फेसेस दैट पीपल विल सी इन दिस ड्रामा. ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि न्यू फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं. जैसे आपने 2 नाम लिए, जो दोनों मेल कैरेक्टर्स हैं वो नए और पहली बार आ रहे हैं. मेरा मकसद वो जो मेन लीड्स थे उनमें बात मेन लीड में, बट ठीक है आपने भी बताया कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड जो है. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपकी शुरू की हिस्ट्री में जाते हैं. फिल्में बहुत देखने का शौक़ था आपको बचपन से, तो कब ये देखते ही देखते आपने डिसाइड किया कि मुझे भी इसी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना है?
ये कब, ये रियलाइजेशन कब आई थिंक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप क्रिकेट का बहुत पैशन हो आपको, तो आप क्रिकेट खेलते भी हैं, चाहे वो घर में खेल रहे हो, गली में खेल रहे हो। आपको सिंगिंग का बहुत शौक़ है, तो आप अक्सर गुनगुनाते भी रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी भी मिले। जो डायरेक्शन की साइड है या इस फील्ड में आने का है, अगर आपको वाकई स्टोरी टेलिंग का और कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक होता है, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम उसको कहीं पिक्चर कर रहे होते हैं अपने माइंड में। मुझे तो लगता है उसकी हम आर्ट साथ-साथ कर रहे डायरेक्शन होते से हैं। लेके एक्टिंग तक हम अपने दिमाग में चला रहे होते हैं। सो उसको अगर आपको करने का मौका मिल जाए तो फिर देयर इज़ नथिंग लाइक इट। Probably if I was one of those that used to read lot of stories, I used to watch lot of stories, फिल्मों की शक्ल में, ड्रामों की शक्ल में, तो फिर कहीं ना कहीं वो पैशन आपके अंदर रहता है और वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर आपने रियलाइज़ किया कि फिर मुझे मुझे ये लगा करना कि yes, I'm blessed that I'm doing what I always wanted to do and I'm part of such an industry जिसमें लाइफ इज़ नेवर स्टैगनेंट, इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग। है। कुछ ना कुछ हर वक्त हो रहा होता है। व्हाट आई हैव डन इन लाइफ, चाहे वो कितना भी सक्सेस हो, कुछ भी हो, लेकिन जो अगली चीज़ आप करने जाएंगे वो एक नई चीज़ होगी और उसका चैलेंज भी नया होगा। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम ब्लेस्ड। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पहले कब, सबसे पहले कैसे मिली? बहुत पुरानी बात, आई जस्ट जॉइंड अ चैनल। तो वैसे ही चैनल ज्वाइन कर लिया आपने जाके? कर लिया क्योंकि मेरे पास एक गैप था कुछ, मैं बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ, एज एन इंटर्न, और फ्रॉम देयर यू नो वन आफ्टर अनदर। पहले मैंने एक जो पहला सीरियल था वो था पर्दा ना उठाओ, एक जो उमर शरीफ ने लिखा था। अच्छा। और मैंने डायरेक्ट किया था। ओके। और वो एक बहुत फनी था, वो चूँकि वो तो बड़े मज़े का होगा, मैंने नहीं देखा बट आई एम श्योर उमर शरीफ ने लिखा था। I'll share one of the clip। प्लीज। राशिद ख्वाजा जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने पिछले दिनों when उमर passed away तो उन्होंने शेयर किया था। I'll share it with you। You see that serial, it's very different, it's very close to what PTV used to look like। अच्छा, तो मतलब पहला ही आपने कॉमेडी किया, वो तो और भी चैलेंजिंग। कॉमेडी, या कॉमेडी आई स्टिल एंजॉय डूइंग। तो वो एक सीरियल था जो मैंने जब भी कॉमेडी करता था तो वो उसमें हमेशा एक्टर रिकग्नाइज होता था। तो मैं सोचता था अच्छा, लक्स वालों ने ये सोचा ही नहीं कि इसके पीछे कोई एक डायरेक्टर भी होता है, क्योंकि लगता नहीं है कि डायरेक्टर होगा, क्योंकि एक्टर शाइन कर रहा होता है ना, एक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैंने कहा अच्छा फिर कोई एक सीरियस ड्रामा करते हैं, फिर देखते हैं उनको समझ आती है कि नहीं आती। देन आई डिड माय फर्स्ट सीरियस प्ले व्हिच वाज मंजली एंड आई वाज नॉमिनेटेड। लक्स भाई आप लोगों ने क्या कर दिया, एक तो हमारे से कॉमेडी ड्रामे आपने ले लिए, मैंने और मरीना ने नदीम साहब को सीरियस ड्रामा की तरफ डाल दिया। ये तो ज्यादती हो गई है। मैंने और मरीना ने जब किया डॉली की आएगी बारात, तो फिर डॉली की आएगी बारात करने की हिम्मत कहाँ से आई? फिर आप डर नहीं गए होंगे फिर नॉमिनेशन नहीं आएगी मुझे? नहीं, उसी से तो हमें पता चला। अच्छा। क्योंकि डॉली की आएगी बारात में हमने इंट्रोड्यूस करवाया अली सफ़ीना को पहली दफ़ा ताके के रोल में। अली सफ़ीना वाज नॉमिनेटेड, बुशरा अंसारी as Sama Chaudhary, she was nominated, and many actors got nominations, including Wasi Chaudhary, who was the writer, and rightly so that he wrote beautifully. But डायरेक्टर को किसी ने पूछा ही नहीं, तो हमने सोचा अच्छा चलो एक सीरियस प्ले करते हैं, शायद उसमें डायरेक्टर को बहुत नज़र आता है उसमें। सो दुनिया भर में वैसे यही है कि कॉमेडी में आपको डायरेक्टर नज़र नहीं आता क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, तो आपको लगता है कि शायद डायरेक्शन भी उसी ने की होगी। एंड आई बिलीव इट, ये सबसे मुश्किल एरिया होता है। सबसे मुश्किल एरिया मुझे लगता है लोगों को हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, यू नो। एंड पर्सनली आई एंजॉय डूइंग लाइट हार्टेड थिंग्स। Probably next whatever I want to do is something light-hearted. Please do that. We loved Dolly की बारात। अभी प्रेम गली भी सिक्स सिग्मा का था, वो भी कितने मज़े का था। So please आप ये चीज़ दिल पे ना आप इग्नोर कर दें, हम बता रहे हैं, हम रिकग्नाइज कर रहे हैं आपके नहीं, I want to do it something light-hearted. Okay, और फिल्म फिर पहला आपका फिल्म पहली
जिससे हुमायूं को ये ख्याल आया कि हमें एक कॉमेडी फिल्म बनानी चाहिए, वो थी तरंग, एक ब्रांड है उनकी, एक 6 फिल्में उन्होंने बनाई थी, उसमें से एक फिल्म मैंने भी बनाई थी। अच्छा, आपने बनाई? वो थी अभी तो मैं जवान अरे हूं। वो जो दोबारा बनाई थी, जो दोबारा बनाई थी, रीमेक हुई थी, रीमेक, राइट? ये कोई 8-9 साल पहले की बात जी है। जी जी, अरमान भी जिसमें अरमान भी थी, अंजुम शहजाद ने बनाई थी, यासिर ने बनाई थी, अंजुमन, बिल्कुल, महरीन ने बनाई थी, सरमद ने बनाई थी, सैयद नूर साहब ने और मैंने। ओके। तो उसमें से जो फिल्म थी अभी तो मैं जवान हूँ, उसका एक उन्होंने प्रीमियर किया था एट्रियम में। सो वहाँ पे सब लोग थे और मैंने पहली दफ़ा अपनी फ़िल्म एक बड़ी स्क्रीन पे देखी और हुमायूं भी साथ था, एंड व्हेन पीपल वर लाफिंग एंड एंजॉयिंग इट, देन वी थॉट लेट्स डू अ कॉमेडी, एंड देन वी डिड जवानी फिर नहीं आई। अच्छा, क्योंकि मुझे याद पड़ा था वो फिल्म टीवी के लिए बनी थी, तो मैं यही कंफ्यूज थी कि वो सिनेमा में कैसे लगी। लेकिन तो वो फॉर्मेट जो था वो फिल्म का फॉर्मेट था, यानी वो जो कैमरा साउंड फिल्म की थी। तो दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म? दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म जो कि टीवी के लिए बनी थी, लेकिन एक शो हमने उसका देखा था स्क्रीन पे, जहाँ से इंस्पिरेशन, एंड देन जवानी फिर नहीं आनी वाज फर्स्ट। मैंने ये भी सुना है कि आपने कहा कि कभी कभी आप चुपके से जाके सिनेमा में बैठ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि ये लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमने फिल्म तो बहुत दफ़ा देख ली होती है। सिनेमा में देखने का किक ही ये होता है कि आपने ये सोचा कि यहाँ लोगों को हंसाना है और यहाँ रुलाना है, तो वो हुआ या नहीं हुआ। सो हम स्क्रीन से ज़्यादा ऑडियंस देख रहे होते हैं। तो कोई वाकया सुनाएं जब आपने गए हो और आपने देखा, और कोई एक सीन जिस पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो लोगों का कोई रिस्पांस आया हो, या लोग हंस पड़े हो, या कुछ हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही हुआ, या कोई भी इंटरेस्टिंग वाकया। देखिए, कॉमेडी में हमें ये पता होता है कि यहाँ पे अब लोग हंसेंगे, क्योंकि हम उसको बहुत दफ़ा देख चुके हैं और वो हंसी आती है उसमें, तो हमें कहीं 70-80% चांस हमें पता होता है कि यहाँ पे लोग हंसेंगे। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो ज़रा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे हमें नहीं पता था कि हेल्प मी दुर्दाना इज़ गोइंग टू बी दिस, हमें ये पता था कि लोग इस पे हंसेंगे, हमें ये नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा लोगों को याद रहेगी लाइन। सो वो एक थोड़ा सरप्राइज़ था। फिर जवानी फिर नहीं आनी में पूरी फिल्म में कॉमेडी करते 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 हम क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं, और उसमें एक सीन है जो कि कोर्ट रूम में हुमायूं, हमजा अब्बासी और आयशा खान का केस लड़ रहा होता है। वो एक बिल्कुल सीरियस टोन में फिल्म चली जाती है। तो मैं ये सोचता था कि जो लोगों को हम हंसाते आए हैं, क्या वो इन 5 मिनट में क्विकली इस मूड को चेंज कर पाएंगे, वो आ जाएंगे इसमें या नहीं आएंगे। सो वो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था व्हेन आई सॉ पीपल हंसी से एक इमोशनल सीन के अंदर उन्होंने 5 मिनट में जंप कर लिया। वाओ, साइलेंस हो गया होगा। साइलेंस हो गया, और इन द एंड और इतने लोग सुन रहे हैं, व्हेन आयशा कम्स एंड स्लैप्स हमजा, और उसके बाद वो हग करते हैं एक दूसरे को, एवरीवन क्लैप इंक्लूडिंग मी। आप अपने लिए क्लैप कर रहे थे? नहीं, मैं अपनी फिल्म भी ऐसी देखता हूँ जैसे मैं गुड आई डिड इट। नो, मैं उस फिल्म को भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है पहली दफ़ा देख रहे हैं अपनी फिल्म जब आप ऑडियंस में बैठ के देखते हैं। ये तो वाकई ये मोमेंट है जिस पे आपको अपनी खामियां ही उस सबसे ज़्यादा उस दिन नज़र आती हैं। नहीं, लेकिन जो अच्छा काम किया उस पे फ़ख्र भी महसूस होता है, एंड यू फील दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, आई थिंक। लेकिन दैट इज़ द टफेस्ट डे। हुमायूं से दोस्ती कैसे हुई आपकी? हुमायूं से मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, इवन बिफोर जॉइनिंग सिक्स सिग्मा। अच्छा, नहीं, हाँ, सिक्स सिग्मा अच्छा, तो हुमायूं मैं समझा आपके बिफोर इवन जॉइनिंग इंडस्ट्री। नो, वो तो बहुत पुरानी बात है। तब तो प्रॉब्ली मैं और हुमायूं को इकट्ठे आए होंगे इस इंडस्ट्री में, इसीलिए मैं लेकिन एक मैं आई फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई यूज्ड टू वर्क फॉर सतीश साहब। सो एक सीरियल था सतीश साहब का जो कि जाने अनजाने, जिसमें असद और नादिया जमील। सो नादिया जमील उसमें हीरोइन थी, और वो एक नेगेटिव रोल में कास्ट कर रहे थे हुमायूं को और पॉजिटिव में असद को कास्ट कर रहे थे। तो मैं उनके पीछे पड़ गया कि नहीं, स्विच करें। अच्छा, आप हुमायूं को, मतलब ये शुरू से पहले दिन से फैसिनेशन थी आपको उनको हीरो बनाने की? नहीं, मुझे लगता था कि वो बेहतर करेगा ये वाला कैरेक्टर। हालांकि असद के साथ मैं एक सीरियल कर चुका था तब तक। तो हुमायूं को
लड़ झगड़ के हसीना मोइन वाज राइटिंग इट एंड जावेद फाजिल वाज डायरेक्टिंग इट, तो उन्होंने somehow they decided to give that role to Humayun. Okay. That's when I met him for the first time. He was shooting for for Intaha. अच्छा, समीना फिल्म- पीरज़ादा की जी, फिल्म जी, पे उनकी काम फिल्म के कर लिए, रहे थे. जी। That's when I met him. अच्छा, और उसके बाद हमारी ऑन एंड ऑफ दोस्ती रही. फिर मैंने एक सीरियल किया लेडीज़ पार्क, उसमें हुमायूं को कास्ट किया. फिर मैंने हुमायूं के लिए 2-3 टेलीफिल्म्स भी की एज ए डायरेक्टर, और उसमें उसने एक्टिंग भी की. तो हुमायूं के साथ एक उतना लेवल ऑफ एक्टिंग चलता रहा थोड़े अरसे. लेकिन फिर पहली चीज़ मेरा ख्याल है हुमायूं के साथ मैंने वही की, जवानी फिर नहीं आई. तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि दोस्ती से फिल्म प्रोडक्शन तक का सफ़र कैसे हुआ और क्या आपकी अगर किस चीज़ पे कनेक्ट किया आप लोग? हुमायूं एक बहुत अच्छा आदमी है, एक डाउन टू अर्थ आदमी है, जी, और एक बहुत नेचुरल एक्टर है, और एक वन ऑफ दोज एक्टर्स है जिनकी बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, और फिर वो एक बहुत अच्छा दोस्त भी है. सो देयर इज़ नथिंग लाइक वर्किंग विद फ्रेंड्स that's true. if you get a chance in life, and with one of the superstar. So yeah. इसलिए बहुत क्विकली कनेक्ट कर गए मैं और हुमायूं. एंड कभी आप लोगों का डिसएग्रीमेंट होता है? डिसएग्रीमेंट हो जाता है काफ़ी कभी, कोई लेकिन बहुत कम होता जज्बाती है. किस्म का बहुत नहीं। नहीं बहुत कम बहुत होता कम होता है, है. उस हम हुमायूं की और मेरी अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर, मेरी डायरेक्शन में उसने आज तक कभी नहीं Interfere नहीं कहा। कभी नहीं किया. लेकिन उससे पहले उसको ये दिख रहा होता है कि अच्छा सब ठीक हो रहा है, कोई बहुत गलत हो रहा हो तो उसको शायद Yeah. वो आके मुझे कहे भी. तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन मेरी आदत है मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, ये यूँ कर लें, इसमें इसको कास्ट कर लें, इसको ऐसे कर लें. तो वो ऑन बोर्ड होता है हर चीज़ में एज ए प्रोड्यूसर. और एक्टिंग में हुमायूं इज़ हमारी रिहर्सल बिफोर द सीन, रिहर्सल के वक्त जो गुफ्तगू होती है वो काफ़ी होती है. आपने एक जगह कहा कि आप एक्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो खुद अपने आप को पुश करें और वो अपना बेस्ट दें. तो मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी फैसिनेट कर रही थी कि क्या प्रोसेस होता है इंस्पायर करने का, हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक अगर आप अपने स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उस अदाकार को भी समझते हैं, तो आपको लगता है कि वो डायरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि उस सीन, उस स्पेसिफिक सीन का जो एक एंकर पॉइंट है वो जहन में रहना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दैट सीन. और उसका इमोशनल कनेक्शन क्यों बनाना है और किस लाइन में बनाना है, वो समझाना भी डायरेक्टर का काम है. जब एक अच्छा एक्टर वो बात समझ लेता है तो वो जब सीन करने के लिए खड़ा होता है तो वो खुद ब खुद कनेक्ट कर जाता है. सो मैं सिर्फ इस जगह को पुश करता हूँ. और वो एंड इट वर्क्स फॉर मी. एग्जांपल देके समझा सकते हैं हमें? आपके एक्सप्रेशंस इतने मजे के थे. यू लाइक रियली यू आस्किंग मी दिस? यस आई डिड आस्क यू दिस. अगर कुछ जैसे एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है हुमायूं का. हुमायूं के बहुत से सीन लोगों को याद होंगे, लेकिन पंजाब नहीं जाऊंगी का एक सीन है जिसमें 4 लाइनें हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन में मतलब उसको चेंज करने की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लिखा है और हुमायूं को वो बोलना है. तो मैंने हुमायूं को बहुत कुछ नहीं बताया. मैंने कहा हुमायूं बस कनेक्ट करना है इस बात से कि ये तुम्हारा सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है और उसने तुम्हारे मुंह पे तुम्हें कहा है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, और वो तुम्हारा सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है. उसके बाद वो एंगर में तब्दील होता है. तो जब उसने तुम्हें ये कहा है तो तुम्हारी ये 4 लाइनें आती हैं. इन 4 लाइनों के दरमियान में कोई इंटरकट नहीं होगा. आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई विश कट देयर. सो यू हैव टू जस्ट से इट इन वन गो and just bring that, feel it, which he felt. It was his domain. Just don't blink when you're saying it. So when he didn't blink and he just kept looking at her, then he just took all of us in that moment. ये वो मैजिक होता है जो एक एक्टर क्रिएट करता है और आप उससे एक सेकंड में कनेक्ट कर जाते हैं इन अ थिएटर.
और आपने भी तो प्रेशर डाल दिया कि मैं कट मैंने नहीं बहुत डालूंगा। प्रेशर नहीं डाला. अगर व्हेन मैं- ही फिनिश्ड हाँ, दैट लाइन, सुहेल अहमद साहब और नवीद शहजाद जो कि बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, दे वर आल्सो सिटिंग देयर. और व्हेन हुमायूं फिनिश्ड दैट लाइन, तो नवीद शहजाद, शी गॉट अप एंड शी हग्ड हुमायूं एंड शी सेड, हुमायूं, you said it so well that I felt it while sitting here. yeah, And it worked in the, वो जो आप पूछती हैं ना कि जो आप सेट पे करते हैं वो सिनेमा में उसका इफेक्ट आप महसूस करते हैं तो आपको खुशी होती है. ये एक वाहिद मोमेंट होता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं एक फिल्म बनाने में. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक पर्सनल सवाल अगर मैं आपसे जी. पूछ सकूं, आप यू लॉस्ट योर ट्विंस जब फर्स्ट टाइम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. ट्विंस तो यही हैं, उससे Okay. पहले 2 दफ़ा. ओके, Yeah, yeah. 2 दफ़ा यू गाइस, Yeah. आर यू ओके टू टॉक अबाउट इट अगर मैं पूछना चाहूँ. या आई एम. तो बहुत से लोग इस चीज़ से पता नहीं लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, बस Um, दैट्स वन ऑफ द. आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत से कपल्स इस चीज़ से गुजरते हैं. और मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्तहान होता है ये. आई थिंक लूजिंग अ चाइल्ड इज़ सबसे बड़ा किसी भी माँ बाप के लिए, चाहे वो प्री मेच्योर ही क्यों ना हो. बिल्कुल. सो वो और उसका ट्रॉमा औरत बहुत ज़्यादा उसको झेलना पड़ता है देन अ मैन, आई बिलीव. हम फिर निकल जाते हैं काम में, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, बट यू नो द वुमन हु हैज़ गॉन थ्रू, वो उसके लिए बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा होता है. सही कह रहे हैं आप. Yeah. द रीज़न हम ये बात पूछते हैं, मेरे 2 वजूहत होते हैं. एक तो मुझे लगता है कि जो लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं, हमें लगता है उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हैं. तो जब हमें पता चलता है कि उन्होंने भी हम जैसे चैलेंजेस ही फेस किए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, तो आपको एक तो उनकी ह्यूमन साइड नज़र आती है, आपको भी लगता है कि हाँ वी आर नॉट द ओनली वंस, यू नो, एक वो आपको कनेक्टिविटी होती है. दूसरा मुझे ये लगता है कि बिकॉज आपने सरवाइव किया होता है उस चीज़ को, तो एक इंस्पिरेशन लोगों को मिलती है, मे बी बहुत जगह गाइडेंस मिलती है लोगों को कि हाँ हमने उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया था. और अगर वो शेयर कर सकें तो बहुत से लोग शायद उसको उससे कुछ उठा सकें, क्योंकि आप सब लोग जो पब्लिक के सामने हैं, आप सबकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है. कहीं ना कहीं आप लोगों पे इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं जिस लेवल पे, जिस भी अंदाज में. तो इसलिए ये रीज़न होती है जब मैं कोई इस तरह की पर्सनल बात पूछती हूँ, उसका मकसद बिल्कुल सेंसेशनलाइज करना या नहीं नहीं, होता. आई अंडरस्टैंड दैट. तो यही था कि अगर आप कुछ बता सकें कि वो टाइम कैसे गुजारा आपने. और ये भी जो I मुझे think ना that कि was a very tough time for us in every aspect. Me and my wife, we were living in Lahore, and you know, we had lost one girl pehle, and she was pregnant again, and you know, she used to develop high blood pressure in pregnancy. अब उससे हम डर जाते थे, and then we lost another one. That's when we decided not to go for another child, because you know she had gone through 2 traumas. ये भी बहुत बड़ा डिसीजन Yeah. होता है, बड़ा. So अभी हम कुछ नहीं ऐसा करना चाहते, and that is when we moved to Karachi. She got a job in Aaj TV, and I was working in Lahore. So she said that I want to go, I don't want to miss this. Okay. And she came here, she started working there. और आप उनके लिए आ और गए. then I was doing a play, आप जैसा कोई, एक मैं अपनी ही एक प्रोडक्शन कर रहा था Okay. उन दिनों में, जिसमें बहुत एक ग्लैमरस प्रोजेक्ट था, जिसमें ZQ, आमना, हक, इफ़त, फरा, मारिया, नुमान, एजाज, इमरान लंबा अब्बास, ये लंबी सब लिस्ट लोग है. थे. हाँ. सो उनके साथ एक ड्रामा कर रहा था जो कि हम टीवी अभी आ रहा था, तो उन्होंने वो ड्रामा ले लिया. वो मैंने आज टीवी वालों को दिखाया, दे आल्सो लाइक्ड इट, एंड देन दे ऑफर्ड मी अ जॉब एज हेड ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. दैट इज़ वेयर everything changed for both of us. So we saw a very tough time before that, work wise, financially, and personally also. And when we came to Karachi, and we decided not to think about or go for another child and just concentrate on work, which she also did, my wife. So that changed many things. फिर कराची में ही
हमारे 2 बच्चे हुए ट्विंस, आपकी अल्लाह ने बेटियां। हमें कॉम्पनसेट इकट्ठा कर दिया, जो कि मैं बहुत शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज 2 गर्ल्स इन माय लाइफ। बट ये डिसीजन कि हम दोबारा कोशिश नहीं करेंगे या वी विल नॉट हैव फॉर सम टाइम फॉर सम नहीं करेंगे और फिर बिकॉज ये बड़ा Yeah. ज़बरदस्त, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है टू डू दिस, क्योंकि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों की तरफ। हम दोनों ओवर प्रोटेक्टिव हैं, मैं कम हूँ, मेरी बीवी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। मुझे लगता है वो रह जाता है कहीं, वो रह है ना? जाता है वो नहीं निकल पाता। सो वो उज़्मा का हर वक्त उनको खाने का ख्याल, दवा का ख्याल, बीमारी का ख्याल रखने की इतनी ज़्यादा आदत है कि वो बाज़ वक़्त बच्चे बहुत चिढ़ जाते हैं कि अब वो बड़े हो गए कि बस कर दें अब मैं खुद उठ के जाके खाना खा सकती हूँ, ले सकती हूँ फ्रिज में से कुछ, लेकिन वो उज़्मा को खुद ही गर्म करके उनके सामने रखना होता है अभी भी। आपकी दोनों बेटियां आपके प्रोजेक्ट्स देखती हैं, मुझे भी पता है कि फीडबैक भी देती हैं, तो क्या आज तक उन्होंने बड़ा कोई क्यूट या बड़ा क्रिटिकल कमेंट दिया हो आपको जिसमें आप भी करें अच्छा? मुझे ये लगता है कि बच्चे इतना माँ बाप का ख्याल रखते हैं इमोशनली कि जब मैं देख रहा था वो फिल्म तरंग वाली फिल्म, अभी तो मैं जवान हूँ, एंड ज़ारा वाज 7 आई थिंक एट दैट, आई थिंक 6, शी वाज 6 एंड शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज वेरी टेंस्ड कि पता नहीं कैसी लगेगी लोगों को सिनेमा हॉल में लोगों के सामने पहला एक्सपीरियंस। सो शी सॉ द एक्सप्रेशन ऑन माई फेस एंड शी वाज 6 years old एंड शी मैं साथ बैठा हूँ और उसने मेरे हाथ को पकड़ के कहा, आई लुक्ड एट हर एंड शी सेड पापा दिस इज़ वेरी फनी। Oh, so cute. She calmed you And down. I looked at her Yeah. and she was just, sometimes she was laughing and sometimes she was trying to laugh. And I said देखो मेरा दिल Oh रखने के लिए God, she was yeah. trying to make me feel comfortable because she felt I'm uncomfortable. Yeah, yeah. So I think बच्चे ये बहुत ही भी- खूबसूरत और Yeah. हाँ, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत ही खूबसूरत, इतनी अच्छी आपने स्टोरी शेयर की है। और बेटियों का तो मुझे लगता है बाप के साथ एक बड़ा एक स्पेशल बड़ा रिलेशनशिप होता है, yes, you know. special. अब हमारी दोस्ती है बहुत और हम बहुत कुछ साथ देखते हैं, फिल्में देखते हैं Yeah. और वो इतनी इंटेलिजेंट बातें करती हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि इतनी समझ इतनी कम एज में है। Yeah. इसीलिए मुझे लगता है कि आजकल जो अब आने वाले बच्चे होंगे हमारी फील्ड में भी, वो बहुत अच्छा काम करेंगे हमसे बहुत बेहतर और अपनी सारी चीज़ों को ओवरकम करके इस फील्ड में आ जाएंगे। That's true. उनके फियर्स भी थोड़े से ज़रा कम होते हैं Yeah. और उनके पास टाइम नहीं है, मुझे लगता है। They Yeah, have और to वो बहुत overcome the क्विकली things. ग्रो किए हैं। हाँ, लाइफ हैज़ चेंज, Yeah, सिचुएशंस yeah, हैव चेंज। yeah. आपकी अगर मैं प्रोजेक्ट सारे देखूं तो बहुत ही आई वोंट बी रॉन्ग अगर मैं ये बोलूं कि जिन प्रोजेक्ट्स के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, ड्रामों में स्पेशली, वो बड़ी क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा कंटेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन जब मैं फ़िल्मों की तरफ आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वहाँ लगता है कि ह्यूमर या जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो डू यू फील कि अब, क्योंकि अब बहुत अरसे बाद आप फिल्म की तरफ दोबारा जा रहे होंगे, आपको लगता है वो शुरू के दिन थे तो इस तरह था, अब चेंज हुई है सिचुएशन, अच्छा। या आपको लगता है कि वो मार्केट ही डिफरेंट है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सिनेमा को अभी सरवाइव करने के लिए एक बहुत मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा की रिक्वायरमेंट है। ओके। जब तक वो सरवाइव नहीं करेगा तब तक, यानी बहुत पैसे नहीं आएंगे सिनेमा को, तब तक सिनेमा ग्रो नहीं करेगा। और जब वो ग्रो करेगा तो आपके पास चांस आएगा कि अब आप उन कहानियों को भी ट्राई कर सकते हैं जो बहुत कम अटेम्प्ट होती हैं। सो मेरी बहुत कोशिश होती है कि जो कहानी ज़रा मुख्तलिफ है उसका बिज़नेस बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो फिल्में बहुत एंटरटेनिंग होती हैं उनका बिज़नेस बहुत बड़ा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू जवानी फिर नहीं आनी, आई लव्ड द स्टोरी, इट वाज सो मच फन। ये पाकिस्तान क्या दुनिया के हर मैरिड आदमी की ख्वाहिश है कि जब उसकी शादी को कुछ अरसा हो चुका हो तो उसको एक 10 दिन मिले जिसमें वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर रही ये आपकी स्टेटमेंट है जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के और वो अपने दोस्तों के साथ एक फन ट्रिप करने के लिए कोई 7-8 दिन के लिए चलिए यहाँ तक तो मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। सो बस वो सिर्फ वो jokes कहानी जो थे ना, वो था। इसीलिए लोगों को इतनी कनेक्ट की। इट वाज नॉट
something very shallow. It had very deep emotional connection of every man in this country. That is why every man loved it. Yeah. वो ये कर उसकी सकते थे success या का नहीं? राज ये था कि उसकी every man सक्सेस का loved राज it, यही हाँ. था. Yeah. सो उसके बाद हमने जब पंजाब नहीं जाऊंगी की, वो एक इमोशनल कहानी थी, वो एक रोमांटिक इमोशनल कहानी थी, और उसके अंदर हमारा मकसद कुछ सेंसेशनलाइज करना नहीं था. Help वो Me हमने बहुत Durdana was Help not- Me was Durdana, not too no, meaningful. actually वो was meaningful. Yeah. कि why he said that line, what did he mean by saying Yeah. that, What did he mean by what did saying he that? mean by saying Yes. you can't just get away. how can you get away कि you are telling this to your one of your cousin कि help me Durdana. Exactly. So उसकी फैमिली ने उससे पूछी ये बात. ये सबसे खूबसूरत बात उसकी स्क्रिप्ट में थी. किसी और ने नहीं पूछी. उसके अपने दादा ने पूछी, उसके बाप ने पूछी, उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा कि तुम्हारी जरूरत कि तुम्हारी बीवी घर में है, Yeah. और तुम इस तरह की Help me बात किसी Durdana और के कर साथ रहे कर हो. रहे हो, और Yeah. तुमने तो वो एक बहुत प्रोग्रेसिव बात थी. नॉर्मली फिल्मों में ऐसे मौक़ों पे बहू को ही बुरा भला कहा जाता है, लेकिन द होल फैमिली वाज सपोर्टिंग द गर्ल. दे ऑल वर अगेंस्ट दिस वन मैन हु डिड रॉन्ग. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ. ये सवाल तो मैंने कर लिए थे क्योंकि मुझे पूछने थे, मेरी क्यूरोसिटी थी, लेकिन मैंने एक और शो में भी आपने इसी स्टोरी की लाइन की एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी. तो मूवी मैंने देखी हुई है, एंड आई वाज लाइक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और अभी भी आप जब बोल रहे हैं तो कुछ बातें गर्लफ्रेंड वाली ना, कि हमें जब जब वो आसानी आके से उस- लड़की मिल जाती जब वो है. नहीं, जब वो आके कहती है ना, आई थिंक समीना पीरज़ादा ने आपसे पूछा था कि वो घर क्यों मांगती है उससे ना. वो कहती है कि घर नाम कर दो, मैं विषयात का कैरेक्टर जो है तो वो कर देता है. एंड यू गेव द एक्सप्लेनेशन कि वो जो रीबाउंड रिलेशनशिप में काइंड ऑफ आ रही है और एक बंदा उसको रिजेक्ट करके गया, तो शी जस्ट वांट्स द प्रूफ कि ये इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है. तो वो मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा यस, ये इट मेक्स सेंस व्हाट यू आर सेइंग कि वो दिस हैपेंस. या लेकिन चक्कर यही है ना कि वो हमारी कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती. खैर उस टाइम पे था ही नहीं था. तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी ज़रूरत है कि आप इस तरह बैठ के बात करें और बहुत से लोगों को पता चले कि ये इसके पीछे क्या थॉट है या क्या किस पॉइंट से एक्चुअली लाया वो है, सीन जो महविश का और असफर का रेस्टोरेंट वाला सीन था, वो स्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद का आफ्टर थॉट था. क्योंकि मेरा उस सीन, उस कहानी में स्ट्रगल ये था कि इस बात को जस्टिफाई करना है. ये जी. और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने बहुत सोचा कि इसको कैसे जस्टिफाई करें. खलील साहब हैड दिस थिंग इन हिज माइंड कि ये रीज़न है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी. वो रीज़न तो उनके जहन में थी कि रिबाउंड में वो करेगी, लेकिन वो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा सीन चाहिए था. देन वी डिड दिस सीन. और उसमें महविश ने बहुत अच्छा एक्ट किया है. वो लगा कि वो एक लड़की है जिसको उस अपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. एग्जैक्टली, हाँ. उसको सिर्फ ये देखना है कि मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ सबसे लड़ झगड़ के, वो मेरे लिए कितना कुछ कर सकता कितना कर सकने की सोच रखता है. लगता है. शायद उसको नहीं चाहिए था वो अपार्टमेंट, लेकिन वो सिर्फ ये ही देखना चाह रही थी. और ऑन द अदर हैंड द अदर वन वाज जस्ट सो वही ना, आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए सिर्फ इन मैं तो कभी सोचती हूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना बैठ के, ताकि बड़ी मज़े की बातें फिर सामने आती हैं लोगों के. तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कमर्शियलिज्म एंड अगेन फिल्में, मेरा ख्याल है कि ये तीनों फिल्में मैंने बहुत दिल से की हैं और मैं इन पे बिलीव करता था, इन कहानियों पे. हमें सिर्फ कॉमेडी नज़र आती है या रोमांस या गाने नज़र आते हैं, लेकिन उसके नीचे जो कहानी होती है, ये उस कहानी में अगर दम ना हो तो वो कभी लोगों में इतने बड़े लेवल पे कनेक्ट नहीं करेगी. सो हम जब किसी कॉमेडी का भी सोचते हैं तो हम उसके नीचे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थॉट को लेके चलते हैं, ताकि उसका इमोशनल कनेक्शन भी बने और लोग हंसें भी. सो ऐसा नहीं है कि जवानी फिरने यानी चूँकि कॉमेडी थी तो उसको थोड़ा सा लुक डाउन किया जाए. मेरा ख्याल है कि उसके अंदर इतने इम्पोर्टेंट सोशल मैसेजेस थे. You can't cheat, lie, you can't lie. You need to be true to your in a relationship. Then decision making is always mutual. It can't be one-sided. So it was actually a very progressive message that we gave in that film. नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, उस पर मुझे कोई वो नहीं है. मेरा थोड़ा सा बस कंसर्न होता है द क्वालिटी ऑफ
मे बी जोक्स या जिस तरीके से प्रोजेक्ट किए उसको मुझे लगता है कि खैर वो इनिशियल टाइम्स थे जब सिनेमा ग्रो कर रहा है, अब मुझे लगता है कि ओवर द टाइम आई एम होपिंग कि जब हम देखेंगे आई थिंक अगर तो ये वो प्रोसेस हमें चलता रहता है तो ये खुद ब खुद बेहतर कि होता है, हमें एक ट्रांजिशन नज़र आएगी और हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि अब तो आई थिंक 3 साल में कॉन्वर्सेशंस भी बड़ी वो हो गई हैं, यू हैव टू रियली थिंक अबाउट कि आप क्या बोल रहे हैं, कोई एक वर्ड जो किस तरीके का है, तो वो भी बहुत चेंज हो गया सोशल मीडिया की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आपने भी शुगर का साइंस लिया होगा, अच्छा अब कोई सवाल नहीं आया अब फाइनली शुक्र लेकिन आप बोर तो नहीं हुए? नो बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आई एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक लेट्स होप कि लोगों को कैसा लगता है। यस वो तो टाइम ही बताएगा जब वीडियो ऑनलाइन जाएगी तो। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि दूसरी साइड पे जो जिसे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या अदर देन एक्टर्स, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक्टर तो एक्ट कर रहा है ना, उसके भी है, लेकिन पीछे क्रिएटर तो आप है ना, प्लस द राइटर एंड ऑल द तो उस टीम का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना और उसको कम्युनिकेट करना मुझे लगता है ज़रूरी है अब गोइंग फॉरवर्ड, आई गेस। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड वी होप कि जल्दी हम मूवी देख रहे होंगे आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2022। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।